पूरे विधानसभा सेवापुरी में किस गांव में कितने ब्रेकर कहां से घूमना आपको हम बताएंगे, कौन गांव कहां है आपको हम बताएंगे, किसका मकान कहां है हम बताएंगे। और जो प्रत्याशी आपसे मिला नहीं, आपके गांव में गया नहीं, आपका रास्ता देखा नहीं, अब वो कहां से पहचानेगा, कहां से काम करेगा, कहां से मुद्दे की बात करेगा, वो हम बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं राहुल मौर्य, आप देख रहे हैं देवसागर स्टार। सेवापुरी विधानसभा 391 में से मनोज कुमार चौबे जी जो एक निर्दल प्रत्याशी के तौर पर समाज सेवा कर रहे हैं, आज उनसे कुछ बात करेंगे। जो चुनावी मुद्दा उनका क्या चल रहा है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आइए कुछ उनसे उनका परिचय लेते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं मनोज कुमार चौबे आप लोगों का भाई हूं और विधानसभा सदस्य में प्रत्याशी हूं और निरंतर मैं ये मेरे तीसरी प्रयास है। और आज भी मैं जनता के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहा हूं, सीधे उनसे मिल रहा हूं और मेरी पहचान मेरे काम से है और जहां समस्या है वहां मैं खड़ा हूं, यही मेरी पहचान है। आप LLB भी किए हैं, तो आप चुनावी मुद्दे में क्यों आए हैं? जी, आपका बहुत अच्छी प्रश्न है, क्योंकि मैं दो चीज़ से बचपन से ही मेरी दो चीज़ से मैं भागता था, एक वकालत पेशे से और एक राजनीतिक पेशे से। चूँकि मैं पढ़ाई किया कर रहा था UPSC का, मेरी सोच बचपन से थी कि मैं किसी विभाग में उच्च पद पर पाऊँ और मैं UPSC की तैयारी किया। मैं BHU से पूरा पढ़ाई किया, मैं दिल्ली गया, वहाँ भी मैं पढ़ाई किया पूरा, और मेरी जो चांस थी UPSC का वह मेरे सारे चांस ख़त्म हो गए और मुझे मिला कुछ नहीं। तो मैं कहा कि एक शासक की जगह एक शासन करने वाला व्यक्ति बन सकता हूँ। अगर अधिकारी बनता तो मैं एक ऑफिस से बैठता, ऑफिस से काम करता। आज मुझे वह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे नहीं मिला, अच्छी बात है, ये हमारे लिए अच्छा है कि मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ। क्योंकि जनता से आज कोई भी पार्टी के प्रत्याशी, कोई समाज सेवी डायरेक्ट मिल नहीं रहा है, उनकी बातें लोग सुन नहीं रहे हैं। और मेरी यही सोच है कि अब जो है मैं एक शासक तो नहीं बन पाया, लेकिन शासन में रह करके जनता के साथ जुड़ कर उनकी समस्या हल कर सकता हूँ। तो सर, आपको तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा कि आप वकील होने के नाते और आप चुनावी मुद्दों में आए हैं, चुनावी राजनीति में आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम होती है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। आपके प्रश्न इतनी बढ़िया है। आज राजनीति जो होती है वह राजनीति जो है किसी देश की एक रीढ़ होती है। जिस प्रकार से शरीर में श्वास की गिनती कीमत होती है, वैल्यू होती है, मूल्य होती है, उसी प्रकार से देश के लिए राजनीति एक सांस रीढ़ होती है। क्योंकि पहले हमारा जो राजनीति आई हुई है, हमारा जो लोकतंत्र आया हुआ है, ये विदेश से आया हुआ है। हमारा जो संविधान बनाया गया है, हम सारे संविधानों का नकल किए हैं। ये संविधान, विश्व के संविधान बनाए गए थे, उसका हम नकल किए हुए हैं। तो संविधान का नकल मतलब ये होता है कि जो राजनीति में आएगा वो बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो और अधिवक्ता हो, जो कानून को और शासन के बारे में जानता हो, पॉलिटिक्स को जानता हो। आज जितने प्रत्याशी विधानसभा में आ रहे हैं, हम अभी बच्चे हैं, आप हमारे भाई छोटे हैं, आप हमसे उम्र में कम हैं, जितने लोगों को आपने वोट दिया उसको भी कोई जानकारी नहीं है कि राजनीति क्या चीज़ होती है, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या हमें करना चाहिए, ये किसी पता नहीं है। तो सर, आप किस एक सेकेंड, जिस पेशे से मैं आया हूँ, विषय से मैं पॉलिटिकल साइंस से मैं MA हूँ, पेशे में मैं लॉयर हूँ, तो मैं राजनीति को और कानून को, राजनीति और कानून के माध्यम से जनता को मैं जड़ से जानता हूँ कि जनता का समस्या, जनता क्या चीज़ है। तो आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, बहुत ये भी मुद्दा बढ़िया आप उठाया प्रश्न आपने। मुद्दा मेरी केवल 5 बिंदु पर है। अभी तो आज मैं प्रत्याशी सामने खड़ा आपका हूँ, मैं भी जनता हूँ। मुद्दा 5 हमारा, 5 बिंदु मेरा मुद्दा है। पहला मुद्दा हमारा है जनता, दूसरा मुद्दा है राजनीति मतलब पॉलिटिक्स, जो पार्टियाँ हैं, तीसरा मुद्दा है चुनाव, चौथा मुद्दा है प्रत्याशी और पांचवा मुद्दा मेरा है लास्ट में आके विकास। ये 5 मुद्दे पर न ही कोई पार्टी बात करता है, न कोई प्रत्याशी बात करता है। हवाई में लोग बात करते हैं, लंबे लंबे हाथ लेकर दिल्ली तक लोग बोलते हैं और आकाश से बोलते हैं। उनको पता नहीं है कि जनता क्या चीज़ है, उन्हें पता नहीं कि पॉलिटी क्या होती है, उन्हें पता नहीं कि चुनाव क्या होता है, पता नहीं प्रत्याशी का कर्तव्य क्या होता है और कैसे विकास होगा। जुगाड़.com से लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। जी। अब आप देखिए कि जनता, हम मुद्दे बात करिए। अब जनता मतलब होता है कि जनता वह मिट्टी है जिस पर पूरी धरती खड़ी है। अगर मिट्टी अगर ना रहे तो पेड़ गिर जाएगी। पेड़ कहे कि मैं अपनी ताकत से खड़ा हूँ और मिट्टी में नीचे निकाल दे रहा हूँ, पेड़ टिकेगा? पेड़ गिर जाएगा। आज जिस कुर्सी में बैठा उसके नीचे मिट्टी है, मिट्टी खींचेंगे कुर्सी गिर जाएगी। तो जनता के बूते पर पार्टी बनती है, पार्टी फिर प्रत्याशी चयन करती है, फिर शासन में आते हैं। तो जनता के चुनाव के बाद उनसे पर कोई मिलता नहीं है और जनता हमारी ताकत है।
अब आइए पार्टी बारे में। पार्टी एक, मैं चूँकि एक मन से मैं बोल रहा हूँ, आज मेरी देश पूरा पार्टी का गुलाम हो चुका है। लोगों का सोच बदल दिया है पार्टी वालों ने, और जनता मजबूर हो चुकी है हम किसको वोट दें। प्रत्याशी के चयन होने चाहिए, तब पार्टी चयन होना चाहिए। जनता, प्रत्याशी, फिर पार्टी। यहाँ उल्टा हो रहा है। पहले जनता का दामन मत करिए आप, पहले पार्टी, फिर प्रत्याशी, फिर जनता, थर्ड पोजीशन पा रहे हैं। मेरा सोच है कि पहले जनता, प्रत्याशी, फिर पार्टी नंबर आना चाहिए। तो हमारा एक सवाल है आपसे कि आप मान लीजिए चुनाव जीतते हैं तो पहला आपका कदम किस क्षेत्र में रहेगा? जी, विकास के क्षेत्र में। पहला कदम मेरा ये रहेगा कि जनता की जो समस्याएं हैं, चाहे युवा साथी हों, बुजुर्ग हों, माताएं बहनें हों, उनकी जो बेसिक जो समस्याएं हैं, आज उनसे कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। आपसे चुनाव तो मैं लड़ रहा हूँ, चुनाव बहुत लोग लड़ने आएंगे। चुनाव के बीच में तो सब मिलने आके आएंगे कि किस गांव में किस हैंडपंप पे कौन सा नट बोल्ट ढीला है, वो उनको पता है। और चुनाव बीतने के बाद जो जीता वो तो अल्लाह, जो हारा अकेला हो गया कि कहाँ हैंडपंप भूल जाएंगे, वो आपको बचाना भूल जाएंगे। तो मेरा विचार इतना है कि जहाँ समस्या आपकी है वहाँ मैं खड़ा हूँ, समस्या किसी स्तर का हो। आप बता दूं, मैं आपसे, मैं चैलेंज तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक चुनौती है आज के जो प्रत्याशी आने वाले हैं, पूरे विधानसभा सेवापुरी में किस गांव में कितने ब्रेकर कहां से घूमना आपको हम बताएंगे, कौन गांव कहां है आपको हम बताएंगे, किसका मकान कहां है हम बताएंगे। और जो प्रत्याशी आपसे मिला नहीं, आपके गांव में गया नहीं, आपका रास्ता देखा नहीं, अब वो कहाँ से पहचानेगा, कहाँ से काम करेगा, कहाँ से मुद्दे की बात करेगा, वो हम बताएंगे आपको। तो आपका इसमें प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? मेरा प्रचार प्रसार जो है, हमारा पहली प्रचार का जो हमारा प्रक्रिया है वह है व्यक्तिगत जनसंपर्क। मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, उनकी समस्याओं को मैं नोट कर रहा हूँ और उस पर तुरंत हम कार्रवाई करवा रहे हैं। ये मेरी पहली प्रक्रिया प्रचार की है। मैं लोगों से एक बात और भी कह रहा हूँ कि हमको वोट हवा मत दीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को बहुत लोगों ने छला है, विश्वासघात किया है। जो आप कह रहे हैं कि मिलते नहीं हैं, मैं लोगों से कह रहा हूँ कि पहले हमारे बारे में जानिए कि मनोज चौबे जी क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे प्रत्याशी हैं, क्या करने वाले हैं, पर हमको परखिए। अगर विश्वास हमारे बगैर अच्छी लगे तो हमको वोट करिए आप लोग, नहीं आप वोट कहीं दीजिए, काम हमसे कराइए। हमारा अगला सवाल है, कुछ हट कर है, आप कोरोना के बारे में क्या कहेंगे? जो कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है उसके बारे में क्या करना है? जी, अभी देखिए, कोरोना चूँकि एक विश्व महामारी घोषित किया गया है, हम लोग पढ़े लिखे समाज से बिलोंग करते हैं, समस्या तो बहुत जटिल है, बहुत गंभीर है, लेकिन इसको जागरूक होकर के सब काम करना है लोगों को। लेकिन इसके लिए एक कारगर योजनाबद्ध तरीके से अभी कोई सफलता गवर्नमेंट ने प्राप्त नहीं किया है। और आम नागरिक भी कह रहे हैं कि कोरोना एक चुनावी मुद्दा है, जैसे यूपी में चुनाव होने वाला है मार्च में, और उसको कुछ राजनीति से भी जोड़ रहे हैं कोरोना को। अब देखिए, चुनाव संभवतः फरवरी में होना संभवतः तय है, और या मार्च में नहीं, फरवरी में तय है, मार्च में नहीं, फरवरी में तय है। अभी किसी पार्टी के प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। शासन की जो मुद्दे हैं वो भी अंदर अपना काम लोग कर रहे हैं कि किसी को मौका न, अवसरवादी पॉलिटिक्स हमारे यहाँ हो रही है। कोरोना हल्ला हो रहा है। अब क्या, अभी तो कोरोना कुछ नहीं, जिसमें कोरोना की लाश पर लाश जलती थी, मैं टीवी में देखता था, उस समय ग्राम पंचायत का चुनाव करवाया गया। उस भीड़ में कोरोना का हम बात कर रहे हैं, और बड़े बड़े जो है सेमिनार, अरे बड़े बड़े जो है जनसभाएं की जा रही हैं वहाँ हैं। अभी एक मुद्दा मैं बताऊंगा, 15,000 गाड़ी की मांग कहाँ से की गई थी, मैं पेपर में पढ़ा था कि 15,000 गाड़ी हमको रोडवेज दे। वो कहाँ से गाड़ी, कहाँ से, भीड़ कहाँ जाएगी वह? जब आप कह रहे हैं कि कोरोना है, महामारी है, संक्रमित बीमारी है, तो भीड़ की क्या आवश्यकता है? भीड़ में क्यों बुलाया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है हैं? और वहाँ मंच पर मास्क लगाए हुए हैं और भीड़ पब्लिक एक में एक घूम के लोग सांस ले रहे हैं। कहाँ बचाव करेंगे आप? चुनाव सामने खड़ी है, अब कह रहे हैं कोरोना आने वाला है। अब लॉकडाउन का हवा दे करके जो है चुनाव का फाइल जाएंगे कि किसी को मौका न मिले प्रचार करने का, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, हम पार्टी का अधीन नहीं है, हम जनता का अधीन है, हम जनता का गुलाम है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब चुनाव हो, आज मैं तैयार हूँ। तो मनोज जी, हमारा अगला सवाल आपसे है, जो इसमें कोरोना काल से जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा का स्तर तो चूँकि खासकर यूपी बिहार में तो शिक्षा का स्तर एकदम गिरता चला जा रहा है। मैं आपके शिक्षा के बारे में, चूँकि शिक्षा हमारे संविधान के समवर्ती सूची में डाला गया है। शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और केंद्र को भी है। इसको कहते हैं समवर्ती सूची। जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार दोनों केंद्र को राज्य को हो, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। शिक्षा हमारे यहाँ समवर्ती सूची में डाला गया है
और शिक्षा को लेकर के देश बहुत योजना बना रही है, राज्य योजना बना रही है, लेकिन थोड़ा सा हम हट करके बोलेंगे शिक्षा पे आज आपके सामने। बोलिए। क्योंकि मुझे बोलने का मौका मिला हुआ है, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। अगर शिक्षा हमारे यहाँ एक होता तो शिक्षा का स्तर न गिरता। हम शिक्षा, सरकार की योजना में ही शिक्षा को उन्होंने क्लासिफाइड कर दिया, तो हमारे यहाँ बुद्धि भी उस तरह से बनेगी, उससे बच्चे भी निकल करके आएंगे। शिक्षा की योजना एक होनी चाहिए। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, महाराष्ट्र बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो ये क्या है? बोर्ड क्या होता है? बोर्ड क्या होता है? शिक्षा एक होनी चाहिए ना। अगर हम इंडिया में पढ़ेंगे तो हम विदेश में पढ़ेंगे, यूपी में पढ़ेंगे, बिहार में पढ़ेंगे। से वहाँ जो है को हम नहीं बोल सकते, ही बोलेंगे ना। तो शिक्षा की योजना हमारी एक होनी चाहिए, उसकी योजना एक होनी चाहिए, चाहे केंद्रीय व्यवस्था हो चाहे राज्य व्यवस्था हो। एक व्यवस्था अगर पूरी शिक्षा व्यवस्था पूरी अगर इंडिया में रहेगा तो सबके मानक एक होंगे, शिक्षा का तक गिरेंगे नहीं। यहाँ यूपी के बोर्ड अलग, यूपी में जो है आप बोर्ड की बात करते हैं, आप यूपी बोर्ड में 20 बच्चे हैं और वहाँ 20 टीचर बन गए हुए हैं। उनका 1 लाख उनका वेतन है। पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से कौन पैसा बहन करेगी? और वहाँ ज्ञान कुछ नहीं मिल रहा है। वो टीचर अच्छे हैं, वो उनकी ट्रेनिंग की गई है, वो MA BEd होंगे, मैथ्स से होंगे, इंग्लिश से होंगे, उनके पास क्वालिफाइड है, वह पढ़े लिखे हैं। वहाँ भीड़ कम लग रही है क्योंकि वहाँ यूपी बोर्ड है, मतलब कुछ नहीं, महाराष्ट्र बोर्ड कुछ नहीं, सीबीएसई बोर्ड को लागू करते हैं। तो मेन मुद्दा हमारे यह है कि शिक्षा की जो योजना सरकार की है, सेंट्रल सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को, कि शिक्षा की योजना हमारी एक होनी चाहिए। एक बायलाज होना चाहिए, उसकी एक मतलब कि अध्याय होनी चाहिए और उसकी एक योजना होनी चाहिए, सबके लिए काम होना चाहिए, तब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। तो हमारे साथ 391 विधानसभा सेवापुरी से प्रत्याशी, निर्दल प्रत्याशी मनोज कुमार चौबे जी मौजूद थे। उनसे कुछ बात किए और देखते हैं क्या चुनावी मुद्दा लेकर चुनाव में उतरे हैं, क्या उन पर खड़े उतरेंगे या फिर नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।